रोहनपुर गांव एक छोटा, सुखी और हरा भरा गांव। इसी गांव के एक शांत किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ दो ही लोग रहते थे, हीरालाल और उसकी बूढ़ी माँ रामरती। गांव के लोग हीरालाल को प्यार से सिर्फ हीरा कहकर पुकारते थे। हीरा नाम की तरह ही साफ दिल, बेहद मेहनती और सीधा साधा लड़का था। उसकी माँ रोज सुबह उसे जगाकर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए भेज दिया करती थी ताकि घर का चूल्हा जल सके। एक दिन जब सूरज आसमान में चढ़ आया था, हीरा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी माँ रामरती लाठी टेकती हुई उसके पास आई और उसे सोता देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ हीरा, सो गया? सो जा आराम से। तेरे मरने के बाद क्या तेरा बाप आकर काम संभालेगा? अगर ऐसे ही सांड की तरह घर पर बैठा रहेगा तो कमाएगा कौन और खाएगा कौन? इस बुढ़ापे में मुझसे अब और नहीं झेला जाता। अरे माँ, सुबह सुबह क्या ऐसी बातें करती हो जो सीधे दिल को जाकर लगे? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि आज मैंने खेत से छुट्टी ली है। जो 7 दिन हाड़ तोड़ मेहनत करता है उसे हफ्ते में 1 दिन आराम करने का हक तो मिलता है ना। तो मैंने भी आज एक छुट्टी कर ली। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? अच्छा, छुट्टी कर ली तो मुझे पहले बताना नहीं चाहिए था। अपनी धुन में सोए जा रहे हो। वैसे अब सुन मेरी बात। घर में रसोई की सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अगर घर में सूखी लकड़ियां नहीं रहेंगी तो रात को खाना नहीं बनेगा और हम दोनों भूखे पेट सोएंगे। इसलिए चुपचाप वो कुल्हाड़ी उठा और तुरंत जंगल की तरफ जा। वहाँ से सूखी लकड़ियां बीनकर घर लेकर आ। अब इस कड़कती धूप में छुट्टी के दिन भी मैं जंगल जाऊं? हद है माँ, तुम मुझे एक दिन भी चैन से आराम नहीं करने देती। शाम को चला जाऊंगा ना, अभी क्या आफत आन पड़ी है? शाम की बात छोड़। अभी मेरे पास रसोई में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है कि मैं चूल्हा जलाऊं और तुम्हारे लिए 2 रोटी बना सकूं। इसलिए ज्यादा जुबान मत लड़ा। तुरंत जा और लकड़ी बीन कर ला, तभी मैं यहाँ चूल्हा सुलगाऊंगी। तो ठीक है माँ, पर अब और मत बोलो, मैं जा रहा हूँ। हीरा गुस्से में इतना बौखला गया था कि उसे होश ही नहीं रहा। उसने घर के कोने में रखी कुल्हाड़ी की जगह जमीन खोदने वाला भारी भरकम फावड़ा उठाया और उसी गुस्से में पैर पटकते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। वो रास्ते से जा ही रहा था, तभी अचानक सामने से उसे उसका एक पुराना बचपन का दोस्त किशन आता हुआ दिखाई दिया। किशन को देखकर हीरा के बढ़ते कदम वहीं ठिठक गए। अरे किशन, तुम? भाई, तुम शहर से कब वापस आए? तुम तो बड़े ठाट बाट से शहर कमाने गए थे। तुम्हारी तो वहां कोई बड़ी नौकरी भी लग गई थी ना, फिर अचानक यहाँ गांव में? अरे हीरा भाई, क्या बताऊं, ये शहर बहुत खराब और बेरहम चीज है। जो सुख, शांति और अपनापन हमारे इस छोटे से गांव में है, वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं है। तुम बिल्कुल सही थे भाई, जो इस गांव की मिट्टी को पकड़कर यहीं रुक गए। हम सब तो बड़े बड़े सपने लेकर शहर गए थे, वहां दिन रात गधे की तरह मेहनत से काम किया, पर जब महीने के आखिर में तनख्वाह लेने की बारी आई तो उस बेईमान फैक्ट्री का मालिक ही सारा पैसा लेकर भाग गया। हम सबको खाली हाथ, भूखे पेट वापस अपने गांव लौटना पड़ा। क्या बात कर रहे हो भाई? पर तुम कह रहे हो कि गांव में रहना ठीक है। अरे किशन भाई, तुम्हें क्या पता मेरे हालात। सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के खेतों में फावड़ा और कुदाल लेकर जुटा रहता हूं। तब जाकर शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर का सूखा राशन ही आ पाता है। ऊपर से मेरी माँ ने सुबह से मेरा दिमाग खराब करके रखा है। छुट्टी के दिन भी चैन नहीं दिया और बोली कि सीधे जंगल जाओ और लकड़ी काट कर लाओ। देखो, अब मैं इस धूप में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। क्या तू लकड़ी काटने जा रहा है? अरे हीरा भाई, मैं तो दूर से देखकर सोचा कि तू खेत में मिट्टी खोदने या मेड़ बांधने जा रहा है, क्योंकि तू लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी की जगह अपने हाथ में भारी भरकम फावड़ा लेकर जा रहा है। फावड़े से कौन लकड़ी काटता है भाई? अरे तेरी, मेरा दिमाग तो देखो।
माँ के उस गुस्से और किचकिच ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है कि मुझे कुल्हाड़ी और फावड़े का फर्क ही भूल गया। अब क्या करूं यार, समझ ही नहीं आ रहा कि इस मजदूरी की जिंदगी से पीछा कैसे छूटेगा। देख भाई हीरा, तू इस दूसरों की गुलामी और मजदूरी से परेशान है, तो तू क्यों नहीं बाजार में किसी चीज का अपना एक छोटा सा ठेला लगा लेता। वैसे भी मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में जब मैं तेरे घर आता था तो तेरी माँ जो चिल्ली पनीर बनाती थी उसका स्वाद इतना लाजवाब और चटकदार होता था कि उंगलियां चाटते रह जाते थे। तूने माँ से वो हुनर सीखा ही है, तो क्यों ना तू बाजार में अपना चिल्ली पनीर का ठेला लगा ले। गांव के लोग इस नए स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। आइडिया तो तुम्हारा बहुत धांसू है किशन भाई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर एक बार घर जाकर माँ से इस बारे में जरूर पूछूंगा। किशन की बातों को दिमाग में घुमाते हुए हीरा जंगल के घने रास्तों पर आगे बढ़ता है। धूप तेज थी और चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। वहां एक बड़ा सा चमड़े का बैग लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। हीरा उत्सुकता से उसके पास जाता है और जैसे ही बैग की जिप खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बैग ऊपर तक चमचमाते हुए नोटों की गड्डियों से यानी पैसों से पूरा भरा हुआ था। इतना पैसा हीरा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखा था। वो एकदम पागल सा हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? ये कोई सपना तो नहीं है? उई, नहीं, ये सच है। इतने सारे पैसे, इतने पैसे कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। हीरा उस बैग को लेता है और घर की तरफ सोचते हुए भागता। हे मेरे मालिक, हे ऊपर वाले, तूने आज इस गरीब पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। तूने मुझे इस काबिल समझा। आज तूने मुझे वो दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी माँ के सारे दुख तूने एक झटके में मिटा दिए भगवान। तेरा लाख लाख धन्यवाद। जैसे ही वो हांफते हुए आंगन में घुसता है, माँ सामने खड़ी थी। हीरा ने बैग जमीन में रख दिए। अरे ओ हीरा, लकड़ियां कहाँ है रे? खाली हाथ भागा चला आ रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि बिना लकड़ी के चूल्हा नहीं जलेगा। तुझे मेरी बात का जरा भी खौफ नहीं? अरे माँ, रुक जाओ, जरा ठहरो। पहले गुस्सा थूको और मेरी तरफ देखो। लकड़ियों को छोड़ो, पहले जरा इस बैग को तो देखो माँ। वो पैसे को देखकर वो हक्की बक्की हो गई। रे हीरा, ये क्या है रे? इतने सारे पैसे? तू कहीं डाका डालकर तो नहीं आ रहा? कहीं चोरी तो नहीं की तूने? बोल हीरा, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं माँ, शांत हो जाओ। तुम्हारी कसम, ये चोरी का माल नहीं है। मुझे ये जंगल में लावारिस पड़ा मिला। भगवान ने हमारी सुन ली माँ। ओह मेरे भगवान, हमारी गरीबी कट गई रे हीरा। चल अभी के अभी बाजार चलते हैं। सबसे बड़ा पक्का मकान बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और राजाओं जैसी जिंदगी जिएंगे। अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। नहीं माँ, मेरी बात सुनो, होश से काम लो। अचानक से रातों रात हमारे पास इतना बड़ा घर आ जाना, नई गाड़ी आ जाना सही नहीं है। पूरे गांव की नजरें हम पर टिक जाएंगी। पुलिस और कानून के चक्कर में पड़ जाएंगे सो अलग। लोग शक करने लगेंगे कि मजदूरी करने वाले हीरा के पास अचानक इतना पैसा कहां से आया। तो फिर क्या करेंगे इन पैसों का रे बेटा? माँ, मेरा दोस्त किशन आज मिला था। उसने एक बहुत बढ़िया सलाह दी। हम इन पैसों में से थोड़े से पैसे निकालेंगे और बाजार में गिरधारी काका के किराना स्टोर के ठीक सामने एक बढ़िया सा नया ठेला लगाएंगे। वहां हम तुम्हारी हाथ का जादुई स्वाद यानी चिल्ली पनीर बेचेंगे। जब ठेला जबरदस्त चलने लगेगा और वहां से गाढ़ी कमाई होने लगेगी, तब हम उन पैसों से एक आलीशान घर बनवाएंगे। किसी को कानो कान शक भी नहीं होगा और हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। वाह रे मेरे हीरा,
नाम का ही हीरा नहीं, दिमाग का भी हीरा है तू। बिल्कुल सही कहा तूने। लोगों की नजर बहुत गंदी होती है। ले, इस बैग में से थोड़े पैसे निकाल और अभी के अभी जा बाजार से सबसे बढ़िया नया ठेला और चिल्ली पनीर बनाने का सारा सामान खरीद कर ला। आज से तू मजदूर नहीं, चिल्ली पनीर वाला हीरा लाल बनेगा। माँ की हरी झंडी मिलते ही हीरा के पैरों में जैसे पंख लग गए। वो तुरंत दौड़ता हुआ बाजार गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खुले हाथ से खर्च किया। एक चमचमाता हुआ नया हाथ ठेला खरीदा। शहर वाले मसालों के डिब्बे, सॉस की बोतलें और डेयरी से एकदम ताजा पनीर खरीदा। सारा सामान ठेले पर लादकर वो सीधा घर लौटा। घर पहुंचते ही उसकी माँ रामरती ने कढ़ाई चढ़ाई और चूल्हे की आग तेज कर दी। माँ, शिमला मिर्च और प्याज को जरा बड़ा बड़ा काटना। किशन कह रहा था कि शहर में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तू चिंता मत कर रे हीरा, आज ऐसा चिल्ली पनीर बनेगा कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ले, ये मेरा खास सीक्रेट मसाला भी डाल दे। देखते ही देखते थोड़ी देर में चिल्ली पनीर बनकर तैयार हो गया। मसालों की तीखी और चटकदार खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। हीरा ने सारा सामान ठेले पर सजाया और उसे ले जाकर गांव के बीचों बीच बरगद के उस पुराने पेड़ के नीचे लगा दिया। गांव में पहली बार ऐसा कोई अनोखा और नया ठेला खुला था। सबसे पहले गांव की एक औरत आगे आई और नाक सिकोड़कर कढ़ाई में झांकने लगी। अरे ओ हीरा, ये कढ़ाई में क्या बना रखा है भाई? ये लाल हरा क्या तैर रहा है इसमें? ऐसा क्या डाल दिया है जो इसकी महक पूरे चौराहे पर गूंज रही है? अरे चाची, ये शहर का सबसे मशहूर आइटम है, चिल्ली पनीर। एक बार खाओगी तो समोसा कचौड़ी भूल जाओगी। अरे भाई हीरा, बातें कम करो और जरा 2 प्लेट लगाओ। एक हमारे लिए और एक चाची के लिए। दोनों मिलकर खाएंगे और देखेंगे कि तुम्हारे इस शहरी खाने में कितना दम है। हीरा ने फुर्ती से 2 पत्तलों में गर्मा गर्म धुआं उड़ाता चिल्ली पनीर परोस दिया। जैसे ही उन दोनों ने पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। पनीर मुंह में जाते ही घुल गया और मसालों का तीखा मीठा स्वाद सीधे उनके दिल में उतरा। हाँ हीरा भाई, गजब! स्वाद तो वाकई बहुत लाजवाब है यार। ऐसा तीखा और चटकदार स्वाद तो मैंने आज तक किसी शादियों में भी नहीं खाया। बड़ा ही खूब बनाया है भाई। हाँ भाई हीरा, तूने तो सच में कमाल कर दिया। ले, ये अपने पैसे रख, कल हम फिर आएंगे। वे दोनों पैसे देकर चले गए। उनका बढ़िया रिव्यू देखकर हीरा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अब बिना झिझक के जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। अरे आओ भाई आओ, ले लो भाई ले लो, मात्र 30 रुपए प्लेट, एकदम गर्मा गर्म चिल्ली पनीर। शहर का स्वाद अब अपने रोहनपुर गांव में। आओ भाई आओ। हीरा की आवाज सुनते ही थोड़ी ही देर में उसके ठेले पर मक्खन आ धमका। मक्खन गांव का सबसे लालची, ईर्ष्यालु और क्रोधी स्वभाव का इंसान था। दूसरों की तरक्की देखकर उसके पेट में मरोड़ उठने लगती थी। वो ठेले के पास आकर हीरा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और आते ही कड़वे सवाल दागने शुरू कर दिए। अरे ओ हीरा लाल, ये क्या तमाशा लगा रखा है बे? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये नया ठेला कहां से खरीदा? क्या अपना खेत गिरवी रख दिया? पर तुम्हारे पास तो कोई खेत ही नहीं है, तो फिर इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहां से? एक मामूली मजदूर अचानक रातों रात इतना बड़ा ठेला खोल ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दाल में कुछ काला है भाई। मक्खन के तीखे सवाल सुनकर हीरा अंदर से थोड़ा घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, पर उसने खुद को संभाला और झूठ की एक कहानी गढ़ दी। अरे नहीं मक्खन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी माँ ने अपने जीवन भर के सारे सोने के गहने धनीराम सेठ के पास बेच दिए। उन्हीं गहनों के पैसों से ये ठेला और सामान आया है। आप फालतू का शक मत करो, कहो तो आपके लिए भी एक प्लेट लगा दूं? नहीं, मेरे लिए प्लेट मत लगाओ।
एक मजदूर का इतना बड़ा ठेला देखकर मैं तो खुद ही टेंशन में चला गया हूं। मेरे पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है। मक्खन इतना बोलकर वहां से तुरंत बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके जाते ही बरगद के पेड़ के नीचे ऐसी भीड़ उमड़ी कि देखते ही देखते हीरा का सारा चिल्ली पनीर बिक गया। हीरा अपनी पहली कमाई जेब में रखकर बेहद खुश होकर सीधे घर की तरफ भागा। लेकिन उधर शातिर मक्खन के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुला रहा था। वो सीधे धनीराम सेठ के आलीशान घर की तरफ चल पड़ा कि तभी मक्खन हांफते हुए वहां पहुंचा। राम राम धनीराम सेठ जी, जरा एक बात की पूछताछ करनी थी। क्या आज दोपहर को रामरती काकी आपके पास आई थी? क्या उन्होंने अपने सोने के गहने आपके पास बेचे हैं? क्या बकवास कर रहे हो ओए मक्खन? कौन रामरती और कौन हीरा? मैं ऐसे किसी हीरा या उसकी मां को नहीं जानता, और ना ही मेरे पास कोई सोने के गहने बेचने आया है। शाम के वक्त मेरा दिमाग खराब करने आ जाते हैं सबके सब। चलो निकलो यहां से। सेठ की बात सुनते ही मक्खन की आंखें चमक उठी। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था कि हीरा के पास पैसा कहीं और से आया है। वो तुरंत हीरा के घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, ओ हीरा, ओ रामरती काकी, निकलो घर से बाहर। बहुत बड़े चिल्ली पनीर के मालिक बने फिरते हो ना? बाहर आओ और जरा मेरे सवालों का जवाब दो। आज तुम्हारी सारी चोरी पकड़ी गई है। मक्खन का चिल्लाना सुनकर हीरा और उसकी मां रामरती हड़बड़ाकर घर से बाहर आते हैं। हीरा अंदर से पूरी तरह डर चुका था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हाँ तो हीरा लाल, अब उगल असली सच। धनीराम सेठ ने साफ मना कर दिया है कि तुमने कोई गहने नहीं बेचे। अब बता कि ये ठेला खोलने के लिए पैसा कहां से आया? कहीं कोई डाका डाला है या गांव का बैंक लूटा है? सच सच बताओ, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हारा पूरा घर तहस नहस करवा दूंगा। अरे मक्खन भाई, तुम तो बेकार में गुस्सा कर रहे हो। वो बात दरअसल ये है ना कि ओए मक्खन, जरा अपनी जुबान को लगाम दे। सुन बे मक्खन, तू कहीं का पुलिस इंस्पेक्टर लगा है क्या, जो हम तुझ जैसे एरे गहरे को अपने घर का हिसाब दे या तलाशी करवाए? बहुत बड़ा चौधरी बन रहा है। चल सीधे पैर से निकल जा यहाँ से, नहीं तो इसी लाठी से पटक पटक कर मारूंगी कि सारी नेतागिरी भूल जाएगा। हाँ भाई मक्खन, सीधे रास्ते यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो यहीं बीच आंगन में ऐसी मारपीट होगी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ यहाँ से। ठीक है, देख लूंगा तुम दोनों को। ज्यादा दिन तक ये राज छिपेगा नहीं। इतना बोलकर मक्खन वहां से दुम दबाकर तुरंत भाग जाता है। रात गुजरती है और अगली सुबह होती है। हीरा रोज की तरह बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाता है। अभी ठेला लगाए थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि अचानक गांव के रसूखदार चौधरी और उनके 2 लठैत आदमी वहां आ पहुंचते हैं। चौधरी को देखते ही हीरा का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो डर के मारे कांपते हाथों से चौधरी को प्रणाम करता है। प्रणाम चौधरी जी, आप हमारे इस छोटे से ठेले पर। कहिए चौधरी जी, आपके लिए कुछ प्लेट गर्मा गर्म चिल्ली पनीर लगाऊं क्या? नहीं हीरा बेटा, प्लेट मत लगाओ। आज मेरी बात सुनो, मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। मेरा तो पूरा घर बर्बाद होने की कगार पर है। क्यों चौधरी जी, ऐसा क्या हो गया? सब खैरियत तो है? क्या खाक खैरियत है हीरा। दरअसल मेरी लड़की की शादी तय हो गई थी, पर कल रात मेरे घर में कुछ खूंखार चोर डाकू घुस गए और उन्होंने मेरा पूरा पैसों से भरा बैग चुरा लिया। बात सिर्फ उन पैसों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर असली आफत तो ये है कि उसी बैग में मेरी बिटिया की कॉलेज की डिग्री और सारे जरूरी कागजात रखे थे। अगर वो कागजात नहीं मिले तो मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाएगी और उसकी शादी भी टूट जाएगी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चौधरी जी, क्या आपने और आपके आदमियों ने उन चोरों का पीछा नहीं किया? पीछा किया था बेटा, पर उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। हम सीधे साधे ग्रामीण उनका सामना कैसे करते? वो लोग सामान लेकर जंगल की तरफ भाग निकले।
चौधरी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बैग सुरक्षित है। वो पैसों और कागजात वाला बैग उस पुराने वाले जंगल की झाड़ियों में पड़ा था, जिसे मैंने कल पाया है। वो पूरा का पूरा मेरे पास सुरक्षित है। हीरा की बात सुनते ही चौधरी खुशी से बिल्कुल पागल सा हो जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। क्या सच कह रहे हो हीरा बेटा? तुम मुझे अभी के अभी उस बैग के पास ले चलो। भगवान के लिए देर मत करो। हीरा बिना एक पल गवाए अपना चिल्ली पनीर का ठेला उसी चौराहे पर खुला छोड़ देता है और चौधरी व उनके आदमियों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर से वो नोटों और कागजों से भरा वो भारी बैग लाकर चौधरी के हाथों में सौंप देता है। अपना बैग और बेटी के सुरक्षित कागजात देखकर चौधरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भावुक होकर हीरा को गले लगा लेता है। इसके बाद चौधरी तुरंत पूरे रोहनपुर गांव की एक बड़ी पंचायत बुलाता है। पंचायत में गांव के सभी लोग, जिनमें मक्खन भी शामिल था, इकट्ठा होते हैं। चौधरी चबूतरे पर खड़े होकर जोरदार घोषणा करते हैं। भाइयों और बहनों, आज इस हीरा लाल ने मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। इसके इस उपकार के बदले मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हीरा का ये चिल्ली पनीर का ठेला हमेशा हमेशा के लिए मेरी कंपनी चौधरी ग्रुप के अंतर्गत काम करेगा। इसके चिल्ली पनीर के व्यापार का पूरा खर्च और विज्ञापन मेरी कंपनी उठाएगी। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी और मेरी माँ की जिंदगी ही बदल दी। मैं तो बस अपनी ईमानदारी का फर्ज निभा रहा था, पर आपने मुझे इतना बड़ा मुकाम दे दिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हीरा अब पूरी तरह से बेफिक्र और खुश था। उसके पास अब चौधरी ग्रुप का बड़ा सहारा था। वो तुरंत पंचायत से उठकर सीधे बरगद के पेड़ के नीचे अपने चिल्ली पनीर के ठेले पर पहुंचता है। अपनी इस अपार खुशी को वो पूरे गांव के साथ बांटना चाहता था। वो कड़छी उठाकर जोर जोर से पूरे बाजार में मुनादी करने लगता है। अरे आओ भाई आओ, सुनो रोहनपुर गांव वालों, आज चौधरी जी की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से हीरा चिल्ली पनीर वाले ने एक बड़ा फैसला किया है। अब से इस ठेले पर शहर के स्वाद वाला गर्मा गर्म चिल्ली पनीर 30 रुपए नहीं, बल्कि मात्र 10 रुपए प्लेट मिलेगा। आओ भाई आओ, जी भरकर खाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारे हीरा भाई की एक छोटी सी मजेदार कहानी। अगली कहानी में क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम आए? तो कमेंट करो अपना नाम और देखो अगले वीडियो में आपके नाम की कहानी।